बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। भारतीय आर्मी चीफ ने एक अजीबोगरीब स्टेटमेंट दिया है और पहले भी वो देते रहते हैं, लेकिन भारतीय आर्मी की बौखलाहट अब सबके सामने है। चाइना से मार खाई उन्होंने गुज़िश्ता साल, उससे पिछले साल पाकिस्तान से मार खाई और लगातार उनको मार पड़ रही है। मुजाहिदीन जो है उन्होंने ये सर्दियाँ उनकी नाक में दम किए रखा और अब जो भारतीय आर्मी चीफ है वो पाकिस्तान के ऊपर एक ख़ास किस्म का एलिगेशन लगा रहा है। पहले एलिगेशन मैं आपको बताता हूँ वो क्या है और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये एलिगेशन इस वक्त क्यों लगा रहा है। भारत की जो आर्मी है वो इस वक्त नरेंद्र मोदी की बी टीम बन चुकी है। वो उसके सियासी फ़ायदे के लिए और उसको सियासी तौर पे कामयाब बनाने के लिए किसी भी लेवल तक जाने के लिए तैयार है। जब कभी नरेंद्र मोदी को कहीं पे कोई इलेक्शन लड़ना होता है या उसके लिए कोई मसला खड़ा होता है या उसके बारे में कोई बहुत बड़ा स्कैंडल निकलता है तो फौरी तौर पे भारत की फौज कुछ ना कुछ ऐसा करती है, मारी खाती है बेशक, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा करती है कि नरेंद्र मोदी को इसमें से निकालने की कोशिश करती है। अब जरा स्टेटमेंट चेक करें भारतीय आर्मी चीफ का। वैसे आर्मी चीफ को इस किस्म का स्टेटमेंट जेब तो नहीं देता, लेकिन भारतीय आर्मी चीफ है, वो दे सकता है। और ये मैं आपको पहले इसमें हिंदुस्तान टाइम्स की जो खबर है वो बताता हूँ। अराउंड 400 टेररिस्ट वेटिंग टू इन्फिल्ट्रेट, आर्मी चीफ स्लैम्स पाकिस्तान। पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशन लगाया भारत के आर्मी चीफ ने और उसमें इन्होंने लिखा है कि 400 दहशतगर्द, और एक और जो इंडिया टीवी है वो ये लिख रहा है कि अराउंड 300 टू 400 पाकिस्तान टेररिस्ट ट्राइंग टू इन्फिल्ट्रेट अक्रॉस लाइन ऑफ कंट्रोल, इंडियन आर्मी चीफ। द आर्मी चीफ ऑल्सो सेड दैट द फोर्सेज डिप्लॉयड at line of control are giving a befitting reply to Pakistan ceasefire violations। वो कह रहे हैं जी कि 300 से 400 टेररिस्ट हैं, दहशतगर्द हैं, और वो लाइन ऑफ कंट्रोल के पाकिस्तान वाली साइड पे खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं कि किस वक्त उनको मौका मिले और वो लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करें और जाके मकबूजा कश्मीर में या भारत में उनके इलाकों में जाके वहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़यात करें। ये भारत के आर्मी चीफ ने कहा है। और ना सिर्फ ये मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा भारतीय आर्मी चीफ की आवाज़ भी सुने, ज़रा थोड़ी सी आपको पता चले उनके बोलने में कितना एतमाद है और किस अंदाज में वो बात कर रहे हैं। चंद जुमले ज़रा ये आप सुनिए। नियंत्रण रेखा पर भी दुश्मन के हर नापाक इरादे का करारा जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देने की अपनी आदत से लाचार है। सीमा पर प्रशासन शिविरों में तकरीबन 300 से 400 आतंकवादी घुसपैठ करने की फिराक में बैठे हैं। तो ये भारत के आर्मी चीफ हैं। अब आर्मी चीफ को जेब नहीं देता, वो इस किस्म का स्टेटमेंट इस किस्म के अंदाज में दे। बड़ा खौफजदा किस्म का स्टेटमेंट है, डरा हुआ आदमी है। वो कहते हैं पाकिस्तान को हम बहुत जवाब दे रहे हैं सीज फायर वॉलेशंस का। हालांकि पाकिस्तान ने यह क्लेम किया है कि भारत ने रिकॉर्ड सीज फायर वॉलेशन की है लाइन ऑफ कंट्रोल की, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। और जब से ये भारत ने 370 को ख़त्म किया है, उन्होंने वहाँ कर्फ्यू लगाने के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल भी लगातार ख़राब रखी हुई है। और अब वो ये कह रहे हैं कि 300 से 400 दहशतगर्द पाकिस्तान में खड़े हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उन्हें मौका मिले और कब वो लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करें और जाके भारतीय फौजियों को मारें या भारत के अंदर दहशतगर्दी करें। लेकिन हम ऐसा होने नहीं दे रहे, ये भारतीय आर्मी चीफ ने क्लेम किया है। और साथ उन्होंने कहा जी हम लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर वॉलेशंस की जो है वो करारा जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दों को पनाह दे रहा है, ये भी भारतीय आर्मी चीफ ने कहा। लेकिन अब ज़रा आप इसको देखें, भारत ने शायद दहशतगर्दी कभी देखी नहीं और दहशतगर्दी उनके लिए एक मजाक है। वहाँ पे लोग फ्रीडम फाइटिंग कर रहे हैं, आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, मुजाहिदीन। उसको आप दहशतगर्दी नहीं कह सकते। दहशतगर्दी क्या है वो हमने देखी है। हमें पता है जब 80,000 लाशें, इससे ज़्यादा हमने अपने कांधों पे उनका बोझ उठाया और आज भी दुखता है और वो सिलसिला भी ख़त्म नहीं हुआ। हालांकि बहुत हद तक कम हो गया है, तकरीबन हमने काबू पा लिया है, पूरा काबू पा लेंगे, लेकिन भारत ने शायद दहशतगर्दी कभी देखी नहीं है। अब ये वो भारत हम पे एलिगेशन लगा रहा है कि हम दहशतगर्दों को पनाह देते हैं, ट्रेन करते हैं और भारत में भेजते हैं। जिस भारत के दहशतगर्दी के ट्रेनिंग कैंप्स के बारे में सारी दुनिया जानती है, इंडिया को पता है,
इसराइल को पता है, अमेरिका को पता है, अफगानिस्तान को पता है, ईरान को पता है, दुनिया भर के नेटो ममालिक ये जानते हैं कि यहां पे भारत ने अफगानिस्तान के अंदर 60 के करीब दहशतगर्दी के कैंप बना रखे हैं और उनको कैसे फंडिंग होती, वो पैसे कैसे पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं, ये सारी चीजें पाकिस्तान सबूतों की शक्ल में एक डोजियर बना के दुनिया को दे चुका है। वो भारत पाकिस्तान पे दहशतगर्दी का इल्जाम लगा रहा है, जो भारत लगातार 60 मुख्तलिफ दहशतगर्दी के कैंपों से लगातार दहशतगर्दी पाकिस्तान में एक्सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर भेज रहा है। और ये बाड़ लगाने के ऊपर सबसे ज्यादा शोर भारत और भारत के हामी मचा रहे हैं कि हमें अपने दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल करने में तकलीफ हो रही है, मुश्किल पेश आ रही है, इस बाड़ को हटाओ जो पाक फौज ने लगाई है। और इसीलिए इस बात के ऊपर उस दिन DGISPR ने बड़ा करारा जवाब दिया था कि किसी की जरूरत नहीं है कि वो इस बाड़ को हटाए। वजह यह है कि ये बाड़ जो है ये हमारे लिए लाइफलाइन है। और अब एक और बाड़ की बात करते हैं। हमारे 300 से 400 यहां पे लोग लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भारतीय आर्मी चीफ कह रहा है, शर्म आनी चाहिए, अपनी फौज से बोलें डूब के मर जाए। वजह यह है कि मैं अभी लाइन ऑफ कंट्रोल से होकर आया हूं थोड़े दिन पहले, अभी देख कर आया हूं थोड़े दिन पहले। और इवन यहां आप लाहौर के पास से चले जाएं, चोलिस्तान में चले जाएं, यहां से आप सियालकोट बाउंड्री की तरफ चले जाएं, नारोवाल से होते ऊपर कश्मीर में चढ़ जाएं, ये सारी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हर 100 मीटर के ऊपर उनका एक वहां वो एक OP बनी हुई है। हर 100 मीटर के ऊपर उनकी सर्वेलेंस है। बीच में उनकी डबल एक बहुत बड़ी बाड़ लगी हुई है, उसके अंदर करंट मौजूद है और वहां पे वो आई टू आई कांटेक्ट करते हैं। आई टू आई कांटेक्ट यानी वो इतना करीब खड़े हुए हैं, उनके मोर्चे इतने करीब करीब हैं कि वो एक फौजी दूसरे फौजी को बगैर दूरबीन के आंखों से देखता है। ये लेवल है उनकी फोर्स का, वहां पे इतनी बड़ी फोर्स है। और उनको गाड़ियों के ऊपर पिक एंड ड्रॉप दिया जाता है, वहां पे रास्ते बनाए हुए हैं, गश्त अलग हो रही है। हर थोड़ी देर के बाद 100 मीटर के बाद जो है वहां पे पूरी एक पार्टी मौजूद है जिनके पास दूरबीनें हैं, उन्होंने गन्स फिट की हुई हैं, हर वक्त वो देख रहे हैं। और जैसे ही मगरिब की अजान होती है उनकी लाइटें ऑन हो जाती, और उसके भी बहुत सारे सोर्स हैं, वो लाइट बंद ही नहीं होती। और सुबह जब तक रोशनी नहीं होती तब तक उनकी लाइटें चलती रहती हैं। तो एक एक इंच के ऊपर उनकी नजर है। इसके बावजूद वो ये कहते हैं कि हम यहां से बंदे भेज रहे हैं। इसके बावजूद वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान से लोग आके वहां पे कार्रवाई कर रहे हैं। ये कश्मीर के अंदर पैदा होने वाले मुजाहिदीन है। ये भारत के जुल्म के नतीजे में मुजाहिदीन की एक बहुत बड़ी तादाद पैदा हुई है और वो अब भारत को नाको चने चबवा रहे हैं। भारत अपनी इस शर्मिंदगी को छुपाने के लिए, उनको पता है मार पड़ेगी, आगे बर्फ पड़ रही है, हालात और खराब होंगे, चाइना के साथ मजीद खराब होंगे, पाकिस्तान के साथ मजीद खराब होंगे, मुजाहिदीन ज्यादा मारेंगे, मुजाहिदीन कोई बहुत बड़ा अटैक भी कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर भारतीय आर्मी चीफ अपने आप को बचाने के लिए पहले से इल्जाम पाकिस्तान पे लगा रहे हैं। उनके पास भी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं और हमारे पास भी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं कि मुजाहिदीन भारतीय फौज को टफ टाइम ना सिर्फ दे रहे हैं बल्कि आने वाले दिनों में मजीद टफ टाइम भारतीय फौज को मिलने वाला है। अब उस बिना पे वो ये मुद्दा, बजाय ये कहने के कि कश्मीरी मुजाहिदीन ने हमको मारा है या कश्मीरी मुजाहिदीन ने हमारा नुकसान किया है, ये कहना उनको ज्यादा बेहतर लगता है कि पाकिस्तान की फौज ने और पाकिस्तान की तरफ से भेजे हुए लोगों ने हमारा नुकसान किया है, ताकि एलिगेशन पाकिस्तान के ऊपर लगे, एक रियासत को जिम्मेदार ठहराया जाए। कश्मीरी मुजाहिदीन की कामयाबी बताएंगे तो दुनिया इस तरफ सोचेगी कि वो मुजाहिदीन आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको पता है कि दहशतगर्दी नहीं कहा जा सकता एक ऐसी लड़ाई को जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक जहां लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे हों। जो लोग आज़ादी की जंग लड़ रहे होंगे उनको दहशतगर्द नहीं कहा जा सकता, और उनकी सपोर्ट करना और उनको दुरुस्त करार देना, हर फोरम पे उनकी मदद करना, ये बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक बिल्कुल ठीक है। ये गलत बात नहीं है। आलमी कवानीन इसकी इजाज़त देते हैं, जिसका पाकिस्तान भी फ़ायदा उठाता है, जिसका फ़ायदा उठाया तुर्की ने अज़रबैजान का साथ देकर, पाकिस्तान ने अज़रबैजान का साथ देकर, इसका फ़ायदा उठाया सबने। तो ये जो मामला है कश्मीर वाला, इसमें पाकिस्तान इसको फ्रीडम फाइटिंग समझता है, आज़ादी की जंग, और वो लड़ रहे हैं। अब ये इस वक्त स्टेटमेंट क्यों आया, जरा इसके ऊपर गौर करें। मैंने जब इंडिया के अंदर पॉलिटिकल सिचुएशन देखी तो मुझे पता चला कि
कुछ ऐसा होने वाला है वहां पे जिसकी वजह से आर्मी चीफ को यह स्टेटमेंट देना पड़ा। दो तीन चीजें मेरे सामने आई। नंबर एक तो यह है कि भारत की 6 मुख्तलिफ रियासतों में मार्च से मई के दौरान जो है वो इंतखाबात होने जा रहे हैं। भारत की 6 मुख्तलिफ रियासतों में मई से पहले पहले इंतखाबात होने जा रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी को मार पड़ रही है, नरेंद्र मोदी की मकबूलियत में कमी हो रही है, लिहाजा नरेंद्र मोदी को सपोर्ट चाहिए। कोई ना कोई सर्जिकल स्ट्राइक, कोई ना कोई बहाना, फौजियों की लाशें जिनके ऊपर वो इलेक्शन लड़े। ये असम में, केरला में, तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में, जम्मू कश्मीर में और एक आध और जगह के ऊपर ये इंतखाबात हो रहे हैं। इन इंतखाबात के लिए फौजियों की लाशें चाहिए, कोई झूठ मूठ का ऑपरेशन चाहिए, कोई सर्जिकल स्ट्राइक चाहिए, और ये मोदी को भारतीय फौज अब देगी। और इसी के लिए ये सारी बात की है आर्मी चीफ ने। अब आप इन चीज़ों को जोड़ के देखें। आर्मी चीफ का, भारत के आर्मी चीफ का ये कहना, उसके बाद आगे इलेक्शन आना, और फिर एक जवाब तलाश करना एक झूठी सर्जिकल स्ट्राइक के ड्रामा का। लेकिन भारत को अब यह चीज़ समझ आ गई है कि उन्होंने एक झूठी सर्जिकल स्ट्राइक जब चाइना पे करने की कोशिश की तो 20 फौजी उन्होंने मार दिए। जब पाकिस्तान पे एरियल स्ट्राइक करने की कोशिश की तो 2 तैयारे हमने गिरा दिए, एक अपना हेलीकॉप्टर उन्होंने खुद गिरा दिया। तो ये अब मजाक नहीं होगा इस खित्ते में, अब जो होगा वो सीरियस होगा, क्योंकि वहां पे शी जिनपिंग ये फैसला कर चुका है कि मारोगे तो मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। यहां पे इमरान खान साहब कह चुके हैं कि आपने अगर हमला किया तो हम हमला करने का सोचेंगे नहीं, हम हमला कर देंगे। और दूसरा उसने ये कहा कि हमारी तरफ अगर कोई मिसाइल आ रहा होगा तो हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे हमें यह पता चले कि इस मिसाइल में एटम बम है या नहीं, तो हम आपको फिर एटम बम ही मारेंगे, क्योंकि हम इस बात का रिस्क नहीं ले सकते कि आपने मिसाइल जो मारा है उसमें एटम बम है या नहीं, उसके चलने का इंतजार करें ताकि पता चले कि वो ठीक है या गलत है, क्या चल गया। हम तो वही मारेंगे जो हमारा मैक्सिमम है। तो इस वजह से भी दुनिया डरी हुई है, इस वजह से इंडिया जो है वो काफ़ी हद तक बाज भी है। अब एक और जो चीज़ सामने आई है वो मैं आपके सामने रखता हूं। भारत के एयर चीफ से एक सवाल पूछा गया और वो पूछा ये गया कि ये बताइए कि तेजा अच्छा है या JF-17 अच्छा है। भारत ने एक तैयारा बनाया तेजास और पाकिस्तान ने बनाया JF-17। अब पूछा यह गया कि इनमें से अच्छा कौन सा है, तो उसने कहा जी हमारा JF-17 कुछ भी नहीं है और तेजास बहुत अच्छा है। हालांकि फ्रांस में जो शो हुआ था वहां पे शो का जो टॉप का तैयारा रफाल की मौजूदगी में जो करार दिया गया था वो ये था, बेहतरीन तैयारा करार दिया। जब एरोबेटिक्स का मुकाबला हुआ था तो उसमें यह कहा गया था कि सबसे बेहतरीन जो इसका स्टार था वो हमारा JF-17 था। तेजा तो कहीं नहीं था, रफाल भी कहीं नहीं था। तो पाकिस्तान के जहाज को दुनिया ने पजीराई दी है और भारतीय आर्मी चीफ तो अपने मुंह से, या भारतीय एयर चीफ तो अपने मुंह से कभी नहीं कहेगा कि पाकिस्तान का जहाज अच्छा है, हमारा अच्छा नहीं है तेजा। मैं आपको एक कंपैरिजन दूंगा आने वाले वक्त में। जरा टेक्निकल 2 चीजें छोटी सी समझा के इस वीलॉग को मैं खत्म करूंगा। इनको जरा गौर से आप समझ लीजिएगा ताकि हम एक डिटेल वीलॉग इसके ऊपर करेंगे और ये बहुत दिलचस्प है, बहुत दिलचस्प है। देखिए वो दौर गुजर गया जब डॉग फाइट होती थी, जब तैयारे एक दूसरे के आमने सामने आ जाते थे। तब वो तैयारा बेहतर होता था जो ज्यादा तेज भागता था, बहुत तेज उड़ता था, गुलाटियां मारता था, गायब हो जाता था, वो तैयारा बहुत कामयाब था। अब वो दौर नहीं है। अब तैयारे लड़ते हैं, डॉग फाइट नहीं लड़ते, वो तकरीबन 150 किलोमीटर दूर होता है, वहीं से मारता है। 150 किलोमीटर मुझे कोई इंसान दिखाएं जिसकी नजर काम कर रही हो, 100 किलोमीटर दूर मुझे इंसान दिखाएं जिसकी नजर काम कर रही हो, 50 किलोमीटर दूर मुझे कोई इंसान दिखाएं जिसकी नजर काम कर रही हो, नहीं, वहां रेडार काम करते हैं। अब मुकाबला है कि इस तैयारे के अंदर ये देखता कितना अच्छा है। 3 चीजें हैं। नंबर 1, ये देखता कितना अच्छा है, और ये मारता कितना अच्छा है, और मारने वाले का फैसला कितना अच्छा है। ये 3 चीजें हैं, याद रखिएगा। और ये मैंने एयरफोर्स के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे कन्वर्सेशन करके मैंने ये इंफॉर्मेशन हासिल की है। JF-17 थंडर जो 3 ब्लॉक इसका बन रहा है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गई है। मैं बड़ा डिटेल वीलॉग करने वाला हूं और आपको इससे पहले ये इंफॉर्मेशन किसी ने नहीं दी होगी जो मैं आपको दूंगा। लेकिन 3 चीजें आप जान लीजिए। तैयारे का पता तब चलता है आजकल के दौर में, वो डॉग फाइट तो हो नहीं रही, ये गुलाटियां कितनी खा रहा है, ये रफाल तैयारा कितना तेज उड़ रहा है, 2 इंजन लगे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस चीज से पड़ता? इंजन का धुआं निकल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाज बहुत ज्यादा तेज नहीं उड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है 3 मेन चीजों से आजकल की लड़ाई में। नंबर 1,
तैयारा कितनी दूर तक देखता है। नंबर 2, तैयारा कितनी दूर तक एक्यूरेट मारता है। नंबर 3, मारने वाले का फैसला कितना एक्यूरेट है और कितना ठीक है। पायलट पे इंहिसार होता है ना, प्लानिंग पे। ये 3 चीजें। अब ये 3 चीजें कैसे होती हैं? नंबर 1 चीज देखना, रेडार। क्या रफाल का रेडार या तेजास का रेडार जो है वो JF-17 से बेहतर है? तो जवाब है नहीं। हमारे JF-17 में जो रेडार लगे हुए हैं वो ज्यादा बेहतर काम करते हैं। नंबर 1, मिसाइल। इसके अंदर जो मिसाइल लगा हुआ और जो उसके अंदर मिसाइल लगा हुआ है एंटी एयरक्राफ्ट, उनमें से बेहतर और दूर मारने वाला कौन सा है? तो लगभग बराबर है। तेजास तो कहीं भी नहीं है। मुकाबला जो है वो रफाल का और JF-17 का है। और ब्लॉक 3 के साथ तो रफाल मुकाबला ही नहीं कर सकेगा, वो बताऊंगा आने वाले दिनों में क्यों। नंबर 3, फैसला और प्लानिंग। पाकिस्तान ने जब Su-30 को गिराया, Su-30 जो उनका था रशिया का, जो इंडियंस लेकर आए थे, और एक MiG-21 को गिराया। जो MiG-21 गिरा है ये बड़ा जदीद तैयारा था, ये अपग्रेड किया हुआ था, ये गया गुजरा तैयारा नहीं था जो अभिनंदन लेकर आया था। ये अपग्रेडेड और बेहतर तैयारा था जिसको हमने गिराया। तो जब हमने इन 2 तैयारों को गिराया तो यहां फर्क सिर्फ प्लानिंग का था, फर्क सिर्फ हिकमत अमली का था कि किसकी एयरफोर्स ने अच्छी प्लानिंग की, अच्छी हिकमत अमली की और तैयारे गिरा दिए। भारत के बहुत सारे तैयारे हवा में थे, हमारे बहुत सारे तैयारे हवा में थे, दोनों आमने सामने मुकाबले में थे, दोनों एक दूसरे को लॉक कर रहे थे, लेकिन हिकमत अमली हमारी बेहतर थी, हमने 2 गिरा दिए। इंडिया से नहीं गिरे, वो भाग गए। 4 तो ऐसे भागे उन्होंने मुड़ के भी नहीं देखा, हालांकि उनको इंस्ट्रक्शन दी कि फॉलो करो, रोको, इसको कवर दो, नहीं दे पाए, भाग गए। तो मामला यह है कि डिसीजन मेकिंग में पाकिस्तान एयरफोर्स का मुकाबला इंडियन एयरफोर्स नहीं कर सकती, पहले भी नहीं कर पाई, अब भी मुश्किल होगा। नंबर 2 मुकाबला है रेडार का, नंबर 3 मुकाबला है मिसाइल का। इनमें तेजास तो कहीं भी नहीं है, अगर कोई है तो वो रफाल है। तो रफाल के साथ ब्लॉक 3 का मुकम्मल कंपैरिजन मैं आपको दूंगा थोड़े दिनों में, आने वाले दिनों में, क्योंकि मेरे पास अब रफाल का तो पूरी दुनिया के पास मौजूद है ना, वो क्या चीज़ है। लेकिन JF-17 जो ब्लॉक 3 है, बतौर जर्नलिस्ट मैं ये क्लेम करता हूं कि अब मेरे पास उसकी तकरीबन सारी इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।